स्ट्रेस क्या है? बॉडी का एक अलार्म सिस्टम है। स्ट्रेस सबको होता है, सारे इसको फील करते हैं। If it continues for a 1 day, 2 day, देन इट माइट बिकम अ प्रॉब्लम फॉर लाइफ। anxiety क्या है? एंजाइटी और एंजाइटी डिसऑर्डर जो है, देन स्ट्रेस बिकम्स क्रोनिक। एक बेसिक मैं आपसे पूछूंगा जहाँ पर लोग समझ सके कि दिस हैज बीन कन्वर्टेड इनटू एंजाइटी ना। बेचैनी रह रही है, आई एम नॉट एबल टू कंसंट्रेट ऑन माई वर्क, मैं अपनी स्टडीज पे फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। पेशेंट डरता है डॉक्टर के पास, एक साइकेट्रिस्ट के पास आने में। ठीक है, उसको डर लग रहा है बिकॉज ये जो साइकेट्रिस्ट का फियर है ना, ये हमारे सिस्टम का दिया हुआ है। हेलो एंड वेलकम टू गीत केयर इनिशिएटिव वॉइसेस ऑफ केयर। आज हम जिन टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं वो काफ़ी कॉमन टॉपिक है, हम सबकी लाइफ का पार्ट है, लाइक एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, प्रोक्रास्टिनेशन, मसल पेन, बॉडी पेन एंड लाइक दिस। बेसिकली ये जो इश्यूज हैं हम सबकी लाइफ का पार्ट बन चुके हैं, बट इनसे कैसे डील करें ना तो समझ आता है ना ही कोई समझा पाता है। तो अभी हमारे साथ है डॉक्टर अंगद, ही इज़ अ रिनाउंड साइकेट्रिस्ट और इनसे हम इन्हीं टॉपिक्स पे बात करेंगे। हेलो अंगद सर। हेलो जी। सर मैं बेसिक से स्टार्ट करता हूँ एंड व्हाट इज़ दिस स्ट्रेस? स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस बेसिकली एक बॉडी का नॉर्मल रिस्पॉन्स है। एक बॉडी का थ्रेट परसेप्शन है जिसमें बॉडी आपको अलर्ट करती है, या और कॉमन वर्ड्स में कहें तो ये बॉडी का एक अलार्म सिस्टम है। स्ट्रेस सबको होता है, सारे इसको फील करते हैं। एंड स्ट्रेस आपके लिए अच्छा भी है बिकॉज स्ट्रेस आपको मोटिवेट करता है टुवर्ड्स वर्किंग टुवर्ड्स बेटर टुवर्ड्स योर गोल। आपकी अचीवमेंट के लिए, आपकी जो मीटिंग्स हैं, आपका जो इंटरव्यू है, उसके लिए आपको एक अलर्ट मोड में रखता है सो दैट यू कैन परफॉर्म बेटर। सो इट इज़ अ नॉर्मल रिस्पॉन्स फॉर अ बॉडी। तो आप कहना चाहते हैं कि ये बिल्कुल नॉर्मल है और अगर कभी किसी को ऐसा फील भी होता है तो उसे डरना नहीं चाहिए? स्ट्रेस एक नॉर्मल रिस्पॉन्स है, सबको होता है। किसी ने इंटरव्यू देना है, एग्जाम देना है, कोई मीटिंग अटेंड करनी है, एवरीवन फेसेस स्ट्रेस। बट यस, दैट स्ट्रेस tends to settle down in few minutes or say in few hours. ओके। It will not continue for long duration. इफ इट कंटिन्यूज फॉर अ 1 day, 2 day, देन? Then it might become a problem for you. ओके। And if it becomes like chronic for few weeks, ओके। then it might turn into a disorder as well. ओके। तो इसी में मैं ऐड करूँगा सर, एंजाइटी क्या है? Stress is basically a normal response. आप घबराहट फील करते हो, रेस्टलेसनेस फील करते हो, एंड थोड़ी देर बाद वो सेटल हो जाती है। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट एंजाइटी, एंजाइटी इज ऑल्सो समवट सिमिलर। बट होता क्या है, एंजाइटी और एंजाइटी डिसऑर्डर जो है, व्हेन स्ट्रेस बिकम्स क्रोनिक, इट विल नॉट सेटल डाउन फॉर लाइक फ्यू वीक्स। यू आर हैविंग कांस्टेंट रेस्टलेसनेस, घबराहट रह रही है, बेचैनी रह रही है, अपने काम पे फोकस नहीं कर पा रहे, एक जगह बैठ नहीं पा रहे, भूख नहीं लग रही, नींद ज्यादा आ रही है, नींद कम आ रही है, देन इट टर्न्स आउट टू बी एंजाइटी डिसऑर्डर। एंजाइटी और स्ट्रेस दोनों अलग चीज़ है। Stress for few minutes, few seconds, few hours. Anxiety, it becomes chronic and it starts affecting your life, your daily routine. ओके, यू मीन टू से अगर स्ट्रेस आपको लॉन्गर पीरियड के लिए अफेक्ट करता है, दिस इज योर एंजाइटी। स्ट्रेस अगर छोटा है तो अच्छा है, अगर वो लंबा हो जाता है तो वो हमारे लिए डिसऑर्डर बन जाता है। ओके सर, मतलब पहचाने कैसे? स्ट्रेस है, ठीक है, इट इज़ नॉर्मल थिंग। मुझे एंजाइटी फील हो रही है, मतलब पहचाने कैसे? एक बेसिक मैं आपसे पूछूंगा, बेसिक जहाँ पर लोग समझ सके कि दिस हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू एंजाइटी नाउ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे को 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, कांस्टेंट घबराहट रह रही है, एंड आई कांट एक्सप्लेन कि मुझे क्यों रह रही है। बेचैनी रह रही है, आई एम नॉट एबल टू कंसंट्रेट ऑन माई वर्क, मैं अपनी स्टडीज पे फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, मैं रात को सो नहीं पा रहा हूँ, देयर इज कांस्टेंट थिंकिंग एंड रेस्टलेस, अ फीलिंग ऑफ रेस्टलेसनेस इज देयर एंड आई डोंट नो हाउ टू हैंडल इट, एंड इट इज कंटिन्यूइंग फॉर फ्यू weeks and few months, then we categorize it as anxiety disorder. तो देन सर मान लीजिए किसी को ये फील हो गया कि इट इज़ फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन, इट इज़ माय एंजाइटी, Mind. तो डॉक्टर के पास हेल्प लेने कब जाना चाहिए? प्लस कुछ सेल्फ केयर डेली टिप्स होते हैं यहाँ पर? जब तक स्ट्रेस है, खुद से मैनेज हो रहा है, हुँ। यू आर एबल टू मैनेज योर स्ट्रेस, आपकी बॉडी सेटल डाउन हो जाती है, रिलैक्स हो जाती है, आप अपने वर्क पे कंसंट्रेट कर देते हैं, नथिंग टू वरी, कंटिन्यू विद योर वर्क। बट जहाँ आपको लगे कि मैं उसको मैनेज नहीं कर पा रहा, माई बॉडी इज शोइंग साइंस, मेरे डाइजेशन इश्यूज हो रहे हैं, मेरे रेस्टलेसनेस हो रहा है, देन इट्स टाइम टू सीक हेल्प। एंड अगर सेल्फ केयर की बात करें, इवन इन नॉर्मल स्ट्रेस ऑल्सो,
we don't go for anxiety disorder, या कहें कि mild to moderate anxiety भी है, there is a very simple exercise and easy exercise. Let's try to follow a 4-4-6 rule. What if it's 4-4-6 rule, sir? The 4-4-6 rule basically is related to breathing. It says inhale for 4 seconds, hold for 4 seconds, and then exhale for 4 seconds. This breathing exercise and this normal and simple thing can relieve your anxiety in seconds. Just make it a practice, do it for 6 to 10 times, and yes, you can normally see a change in yourself. इसके अलावा कुछ some of one or two more? Try to go for a walk, try to involve yourself in talks. किसी के साथ शेयर करो, उसको बात बताओ कि मेरे को ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, एंड देन ऑल्सो ट्राई टू बेसिकली लाइटन योर सेल्फ. जितना आप वेंट आउट करोगे, जितना आप बात करोगे, उतना आप अच्छा फील करोगे. एंड these are basically small things and basic things which you can practice yourself at home. And अगर इससे मैनेज नहीं हो पा रहा, हमने सब कुछ ट्राई कर लिया, तो यस, डोंट डिले, सीक हेल्प ऑफ अ प्रोफेशनल एट अ करेक्ट टाइम. थैंक यू सर, आपने काफ़ी अच्छा समझाया स्ट्रेस और एंग्जाइटी के बारे में. लेट्स मूव फॉरवर्ड. सर, डिप्रेशन क्या होता है? डिप्रेशन बेसिकली एक वर्ड है जो बहुत ही कॉमनली यूज होने लग गया है और बहुत ही मिस यूज होने लग गया है. एंड पीपल बेसिकली डोंट नो कि मेरे को बेसिकली उदासी कहना चाहिए, सैडनेस कहना चाहिए, या डिप्रेशन कहना चाहिए. डिप्रेशन इज बेसिकली अ डिसऑर्डर. इट रिक्वायर्स फ्यू क्राइटेरिया, कुछ गाइडलाइंस हैं जिनको फॉलो करके आप उसको डिप्रेसिव डिसऑर्डर कह सकते हैं. बट समटाइम्स जो कॉमनली हम उसको डिप्रेशन हो गया कहते हैं, वो डिप्रेशन नहीं, वो उदासी या सैडनेस भी हो सकती है. उदासी सबको होती है. आप कोई इवेंट हुआ घर पे, कोई प्रॉब्लम है, कुछ आप स्ट्रेस फील कर रहे हैं, मूड अच्छा नहीं है, तो दैट इज उदासी, नॉट डिप्रेशन. उदासी स्टेज फॉर फ्यू मिनट, अगेन फॉर फ्यू टाइम, एंड उसके बाद वो सेटल हो जाती है. बट डिप्रेशन ऐसा नहीं है, डिप्रेशन अलग है. डिप्रेशन अपने आप सेटल नहीं होता. कुछ महीने, कुछ हफ्ते चलने वाली उदासी, उसको हम डिप्रेशन कहते हैं. ठीक है सर, कुछ बेसिक सिम्टम्स आप बताइए ताकि ऑडियंस समझ सके कि दिस इज नॉट माई सैडनेस, दिस इज द डिप्रेशन. नाउ कुछ हफ्ते तक कंटिन्यू रहने वाली उदासी, ओके मन नहीं लगना, ओके भूख नहीं लगना या भूख ज़्यादा लगना, नींद नहीं आना या नींद ज़्यादा आना, काम में कंसंट्रेट नहीं कर पाना, किसी से बोलने का मन नहीं करना, अकेले रहने का ज़्यादा मन करना. एंड ये सारे सिम्टम्स, कई बार स्टमक इश्यूज भी हमारे डिप्रेशन की वजह से डेवलप हो जाते हैं. एंड रोना बहुत आता है, मन करता है कि सब कुछ छोड़ के मैं भाग जाऊं, मेरा कुछ नहीं हो सकता. जब ये चीज़ें आपको लगे कि हाँ मेरे साथ हो रही हैं, सो दैट इज़ द टाइम एक बेल रिंग होनी चाहिए कि क्या मेरे को डिप्रेशन है. देन वी नीड टू कंसिडर कि क्या ये डिप्रेशन हो सकता है और मुझे क्या करना है. एंड आपका कहना है कि ये सिम्टम्स आपके साथ रेगुलर और ज़्यादा दिनों तक रह रहे हैं? यस, जो क्राइटेरिया कहता है बेसिकली वो कहता है कि ये सिम्टम आपके साथ एटलीस्ट फॉर 2 वीक्स रहने चाहिए. 2 हफ्ते से ज़्यादा चलने वाली उदासी, हाँ, डिप्रेशन हो सकती है. तो जितना जल्दी वो डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, वो डिप्रेशन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा. डॉक्टर से कंसल्ट करना है जब वो डिप्रेशन बन गया है. आपने सिर्फ इग्नोर नहीं करना है डिप्रेशन को. अगर आपको लग रहा है हाँ कुछ हफ्ते हो गए, मेरे को उदासी चल रही है, मैं अपने काम पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं सो पा रहा हूँ, तो यस, दैट इज द करेक्ट टाइम कि आपको कंसल्ट कर लेना चाहिए, एक हेल्प ले लेनी चाहिए. ओके सर, नॉर्मली क्या होता है कि जो मेंटल हेल्थ एक्सपीरियंस करते हैं, लाइक व्हाट इफ आई, मैं अपनी बात करूँ, अगर मैं डिप्रेशन एक्सपीरियंस कर रहा हूँ तो मुझे ही नहीं पता होता, तो सामने वाला कुछ सिम्टम्स देख रहा होता है लेकिन उसे भी नहीं पता होता कि डिप्रेशन है. तो मान लीजिए एक नॉर्मल पर्सन कैसे हेल्प कर सकता है अगर उसकी फैमिली में किसी को डिप्रेशन है तो? आप बेसिकली उसका बिहेवियर नोटिस करो, उसमें देखो आपको कुछ चेंज लग रहा है कि नहीं लग रहा. वो आपसे अलग अलग रहने लग गया है, बातें कम करने लग गया है, इग्नोर करने लग गया है, फेस पे एक उदासी, मायूसी हमेशा बनी हुई है. एंड ये सारे सिम्टम्स हैं जो आप कॉमनली अपने फैमिली मेंबर्स में ऑब्जर्व कर सकते हैं. कुछ मैंने सुना है कि जैसे डिप्रेशन होता है या मेंटल हेल्थ में कुछ आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं इशू, तो कुछ टेक्निक्स होती है बड़ी बेसिक, जर्नलिंग, थेरेपी तो एंड मेडिसिन, दैट इज वेरी नॉर्मल, तो इफेक्टिव होती है? बिल्कुल होती हैं. द अर्ली वी स्टार्ट, द अर्ली वी रिकॉग्नाइज, वी गेट बेटर रिजल्ट्स. तो हमें बेसिकली आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है एंड एक्सेप्ट करना ज़रूरी है कि मुझे डिप्रेशन है. अगर जितनी जल्दी एक्सेप्ट करोगे उतना ही जल्दी उससे बाहर आ पाओगे. कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, कोई बहुत चमत्कार नहीं चाहिए इसको ठीक करने के लिए. इट्स एज नॉर्मल एज अदर इलनेसेस. एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि आजकल लाइफ बहुत फास्ट हो गई है, तो स्ट्रेस बड़ा कॉमन है। बिल्कुल है. तो कुछ ऐसे टिप्स बताइए जिनके लिए लाइफ बहुत फास्ट है, प्रोफेशनल है, कि वो कुछ ऐसी चीज़ क्या करें कि वो सैडनेस
स्ट्रेस और एंग्जाइटी को अवॉइड कर सके? बेसिकली हम इसको लाइफस्टाइल चेंजेस की कैटेगरी में भी लाते हैं एंड ऑब्वियसली हम पेशेंट को भी गाइड करते हैं अलॉन्ग विद थेरेपी एंड मेडिसिन। ये चीज़ें तो हमें प्रैक्टिस करनी ही करनी है, जिसमें सबसे ईजी एंड कॉमन तरीका है गो फॉर अ वॉक। आधा घंटा गो फॉर अ वॉक, ट्राई डूइंग योगा, ट्राई डूइंग मेडिटेशन और ट्राई टू प्रैक्टिस एनी हॉबी जो आपको अच्छी लगती है, बट डू इट आउट ऑफ इंटरेस्ट। चाहे आप न्यूज़पेपर पढ़ना चाहते हैं, चाहे आप गाने सुनना चाहते हैं, गाना गाना चाहते हैं, पेंटिंग करना चाहते हैं, कुछ भी करो, अपने आप को टाइम दो, बट डू इट आउट ऑफ इंटरेस्ट। ज़बरदस्ती नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जैसे बताया कि लाइफ बहुत फास्ट हो गई है, आपने कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस बताए, अब मुझे कुछ फूड आइटम्स ऐसी बताए कि जो हमें खानी चाहिए लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए, और कुछ जो इग्नोर करनी चाहिए। एक टिप हमारी लाइफस्टाइल चेंजेस में रह गई, जो बहुत ज़रूरी है एक्चुअली, फ़ोन से दूर रहो। कौन सी तरफ? कितना टाइम दूर रहा? जितना फ़ोन इम्पोर्टेंट है, ऑब्वियसली उसका जो बेसिकली ब्लू लाइट एक्सपोज़र है, स्पेशली बिफोर गोइंग टू स्लीप, वो बहुत डेंजरस है। एक टाइम डिसाइड करो कि मैंने फ़ोन देख लिया, मैंने जो मैसेज, चैट चेक करनी थी कर ली, अब मेरे सोने का टाइम है, अब मैंने फ़ोन नहीं टच करना। ये सबसे ज़रूरी है। द मोर यू आर एक्सपोज्ड टू ब्लू लाइट बिफोर स्लीपिंग, द मोर योर स्लीप इज़ अफेक्टेड, ठीक है? अब आते हैं खाने की बात पे। ऑब्वियसली खाना हमारे लिए ज़रूरी है। द मोर वी स्टे अवे फ्रॉम प्रोसेस्ड फूड, आउटसाइड फूड, जो आजकल एक ट्रेंड है ड्यू टू ईज़ी एक्सेस, the more we can lead a healthy lifestyle. More we should indulge on vegetables and जो हमारे बाकी फूड है, नेचुरल जो फूड होते हैं, फ्रूट्स हो गए एंड इन पे जितना हम डिपेंड रहेंगे, सो दैट इज बेटर फॉर अस। सर फिर भी फूड, फास्ट फूड अवॉइड करना बड़ा मुश्किल होता है। तो कुछ ऐसा बताइए कि जो ऑडियंस समझ सके कि यार मुझे 1 हफ्ते में 1 बार ही लेना है, या मुझे 5 दिन में 1 बार ही बाहर का फूड मैं ले सकता हूँ एंड आई विल बी मेंटेनिंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल। तो कुछ ऐसा बताइए, क्योंकि अवॉइड करना मुश्किल होता है। आप खाओ, सब कुछ खाओ। हम अवॉइड करने को नहीं कह रहे, सिर्फ उसको रेगुलेट करने को कह रहे हैं। वी आर नॉट सेइंग कि आप बाहर से मत खाओ या आप टेस्ट मत लो, आप लो, सब कुछ लो। ट्राई टू रेगुलेट इट, कि अगर मैं हफ्ते में 4 दिन बाहर से खा रहा हूँ, तो येस मैं खाऊँगा, पर मैं 1 दिन खाऊँगा एंड बाकी के 3 दिन आई विल शिफ्ट टू मोर टू ग्रीन वेजिटेबल्स एंड अदर हेल्दी ऑप्शंस व्हिच बेसिकली हेल्प इन माय न्यूट्रिशन एंड ब्रेन डेवलपमेंट। कोई पर्टिकुलर एक फ्रूट जो आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों को इम्प्रूव करता है? फ्रूट तो सारे अच्छे हैं, वी कांट चूज़ वन। अगर 1 चूज़ करना हो तो? बेसिकली वी सी द न्यूट्रिशनल वैल्यू कि हमें किससे ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। जैसे अब हम कॉमनली बात करें, अब विंटर्स आ रही हैं, ड्राई फ्रूट्स हो गया, पंपकिन सीड्स हो गए, आलमंड्स हो गए, वॉलनट्स हो गए, ऑब्वियसली एवरीथिंग हैज़ इट्स ओन इम्पोर्टेंस। एक ऑफिस गोइंग पर्सन जिसकी न्यूट्रिशन डाइट बहुत कम होती है, वो अपनी डिब्बी में कुछ ना कुछ मेंटेन करे, ऐसा कुछ आप बताओ कि दो। सैलेड, सैलेड। ग्रीन वेजिटेबल्स, हेल्दी ग्रीन वेजिटेबल्स, एक पोर्शन सैलेड का आपके साथ ज़रूर होना चाहिए, मॉर्निंग एंड इवनिंग। दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग सर जो आपने बताई, खासकर ऑफिस गोइंग पर्सन के लिए, क्योंकि उनकी डाइट में न्यूट्रिशंस कम होते हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड सर। अब मैं एक ऐसी टर्म की बात करना चाहूँगा, लाइक ब्रेन फॉग। कुछ लोग यूज़ भी करते हैं, लेकिन कुछ लोग समझ भी नहीं पाते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि आजकल हम इतने एग्ज़ॉस्ट हो चुके हैं कि कभी हमारा माइंड बंद हो जाता है। तो ये ब्रेन फॉग क्या होता है? ब्रेन फॉग कोई साइंटिफिक या कोई मेडिकल टर्म नहीं है। ब्रेन फॉग एक ऐसी टर्म है जिसमें हम कई चीज़ें कैटेगराइज कर सकते हैं। ब्रेन फॉग में हम लैक ऑफ कंसंट्रेशन भी रह सकते हैं एंड ब्रेन फॉग में हम लैक ऑफ मेंटल क्लैरिटी भी ले सकते हैं। ब्रेन फॉग कैन बी ड्यू टू डेफिशिएंसीज इन आवर बॉडी एंड यही सारी चीज़ें हैं जिनको हम एज अ ब्रेन फॉग, मतलब एक मेंटल क्लैरिटी नहीं है, देन वी कैन कैटेगराइज एट ब्रेन फॉग। एक पर्टिकुलर लेकिन टाइम नहीं है, कुछ 5-6 साइन है जिसको हम ब्रेन फॉग में। या ब्रेन फॉग बेसिकली एक बड़ा टर्म है जिसमें हम कई सारी चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं एंड इट कैन बी ड्यू टू एनीथिंग, नॉट ओनली ड्यू टू एंजाइटी एंड डिप्रेशन, यस इट कैन बी ड्यू टू अदर इलनेसेस ऑल्सो, इट कैन बी ड्यू टू द अदर डेफिशिएंसीज ऑल्सो, सो बहुत चीज़ें इसमें इंक्लूड हो सकती हैं। मोटा मोटा देखें तो इट्स लाइक कि लैक ऑफ क्लैरिटी इन योर डेली रूटीन और डेली वर्क। ऑफिस गोइंग पर्सन जो होते हैं, समटाइम्स वो अपना सर पकड़ लेते हैं और उनका दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो ये क्या है और इसको अवॉइड कैसे करें? इट्स वेरी नॉर्मल टू देम। क्योंकि आप अपने आप को ओवर एग्जॉस्ट कर रहे हो, यू आर ओवर इन्वॉल्विंग योर सेल्फ। यस, काम करना ज़रूरी है एंड वाई ओनली ऑफिस गोइंग, लेट्स टॉक अबाउट स्टूडेंट्स ऑल्सो हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड स्टडिंग ऑल डे। तो मेरी सबको एक सजेशन यही रहती है, आप पढ़ो, जितना आप पढ़ना चाहते हो पढ़ो, जितना आप ऑफिस में वर्क करना चाहते हो करो, बट इन योर डेली स्केड्यूल
कीप अ टाइम फॉर योरसेल्फ। आधा 1 घंटा सुबह, आधा 1 घंटा शाम को अपने लिए एक ब्रेक ज़रूर रखो। एंड उस ब्रेक में एक्चुअली क्या करें? जो आपको अच्छा लगता है। लोग तो खाने चले जाते हैं, सिगरेट फूकने चले जाते हैं। सिगरेट फूकना अगेन अनहेल्दी हो गया। जो आपको अच्छा लगता है, एनी हॉबी व्हिच यू कैन डू अगेन आउट ऑफ इंटरेस्ट। ज़बरदस्ती नहीं कि मेरे को डॉक्टर ने बोला है कि इस 1 घंटे में जाके ये करो तो ये नहीं करो। तो सिंपली एक चाय पी सकते हैं एंड रिलैक्स योर माइंड। गुड, ओके, डू इट। अगर आपको अच्छा लगता है, आप 4 फ्रेंड बैठे हो, आप चैट कर सकते हो, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो, अपनी वेंटिंग कर सकते हो, तो ठीक है, इट्स गुड फॉर यू, बट ब्रेक्स आर नेसेसरी। और जो स्टूडेंट्स हैं, मैंने अभी रिसेंटली सुना है यूपीएससी स्टूडेंट्स फेसिंग मोर एंड मोर प्रेशर, आईआईटियंस फेसिंग मोर एंड मोर प्रेशर। कुछ ऐसी टिप्स बताइए उनके लिए ताकि उनके पेरेंट्स भी समझ सके और स्टूडेंट्स खुद भी समझ के अप्लाई कर सके। टिप बेसिकली यही है कि जो हमारा स्टडी पैटर्न होता है, जो हम ओवर द डे अपना एक टाइम टेबल बनाते हैं, ट्राई टू रेगुलेट इट। एक प्लान बनाओ कि मेरे पास 24 आवर्स हैं और मेरे को 24 आवर्स में ये चीज़ करनी है। अगर आप एक अनप्लान्ड वे में करोगे तो आप कभी उसको अचीव नहीं कर पाओगे। कीप योर टारगेट्स, कीप योर गोल्स, मेक अ टाइम टेबल एंड ट्राई टू अचीव दैट गोल्स इन द डे। एंड वो टाइम टेबल के साथ अगेन यू नीड मी टाइम ऑल्सो। ये सारी चीज़ें करोगे बेसिकली, सो कंसंट्रेट भी कर पाओगे एंड यू विल एम फॉर बेटर रिजल्ट्स ऑल्सो। स्टूडेंट्स के लिए गाइड करिए कि कितनी नींद नेसेसरी है, खासकर जब वो पेपर्स की तैयारी कर रहे होते हैं और जब पेपर से 1 हफ्ता, डेढ़ हफ्ता रह जाता है, तो नींद वो कम लेते हैं बेसिकली जब एग्ज़ाम से कुछ टाइम रह जाता है। सभी लेते हैं, हमने भी ली है। हुँ, But again, if we talk about sleep, yet 6 to 7, 8 hours of minimum sleep, या minimum 6 hours of sleep हुँ। is necessary for recharging our body. तो इसलिए मतलब चाहे एग्ज़ाम्स हो या ना हो, वी शुड स्लीप एटलीस्ट 7 आवर्स। बॉडी को कभी भी ओवर एग्जॉस्ट नहीं करना है, ओवर वर्क नहीं करना है। देयर इज अ टर्म नोन एज स्लीप डेप्थ। आप एक दिन नहीं सोओगे अच्छे से, दूसरे दिन नहीं सोओगे, थर्ड डे बॉडी आपकी खुद से आपसे नींद मांगेगी कि मुझे नींद चाहिए। आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। अगेन इग्नोर करोगे, इट विल कॉज़ यू दिस मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स एंड फिजिकल डिसऑर्डर्स, वो इस चीज़ में कन्वर्ट होने लग जाएगा फिर। ओके सर, लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। आजकल लोगों को मसल पेन बहुत है, बॉडी पेन है, साथ में वो बहुत हैवी फ़ील करते हैं, चाहे बॉडी वाइज़ हो, चाहे दिमाग में हैवीनेस बहुत है। तो थोड़ा-सा इसको सिंपल टर्म्स में बताइए, देन कुछ टिप्स इनको मैनेज करने के लिए। मसल पेन and most commonly headache, constant body pain. Yes, we have categorized it in category of somatoform disorder, and somatoform disorders can be related to your mental health issues. जो एक एंजाइटी है वो बेसिकली आपका मसल टेंशन इंक्रीज कर देती है। वो खिंचाव, तनाव, थकान, हेडेक, सिर में दर्द, हमेशा एक सिर में थ्रॉबिंग टाइप ऑफ पेन की ऐसे कुछ तो भी हो रहा है, वो हमेशा बना रहता है एंड इसका अंडरलाइंग कॉज स्ट्रेस एंड एंजाइटी हो सकता मैंने सुना है कि जो हमारे विटामिन्स लेवल होते हैं और खासकर विटामिन डी, इसका हमारी मेंटल हेल्थ से बहुत ज़्यादा कनेक्शन होता है। है। 3 विटामिन या 3 मिनरल जो हम कहें हमारी बॉडी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज विटामिन बी, विटामिन डी एंड रिसेंटली वी आर नाउ रिकॉग्नाइजिंग मैग्नीशियम आल्सो। यस। 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। बी अगेन फॉर आवर nerve health, for active nerves, for active mind. Then we have D to reduce our fatigue and body tiredness. And then we have magnesium, which basically tries to reduce our anxiety and depressive features also. स्टडीज़ ने कहा है कि मैग्नीशियम सप्लीमेंट डेफिशिएंट होने से एंड फिर उन्हीं इंडिविजुअल्स में सिर्फ मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स अगर हम रिप्लेनिश करें तो यस, डिप्रेशन एंजाइटी के सिम्टम 30-40% तक कम हो जाते हैं जस्ट बाय सप्लीमेंटेशन। ओके सर। सर इसमें एक चीज़, विटामिन डी सन से ज़्यादा मिलता है तो एक्सपोज़र कम हो गया। तो एम आई राइट टू से कि हमें विटामिन्स डी, मैग्नीशियम और अदर विटामिन सप्लीमेंट डेली बेस पे लेने चाहिए या डॉक्टर से कंसल्ट करके लेकिन लेने चाहिए? व्हाट डू यू से? डॉक्टर से कंसल्ट करें, अपने वैल्यूज़ चेक कराएं कि वेदर वी आर रियली डेफिशिएंट, वी नीड इट। देखो क्या है, अगेन मेंटल हेल्थ इश्यूज कैन बी ड्यू टू नंबर ऑफ थिंग्स।
वी आर नॉट एट्रीब्यूटिंग इट टू ओनली ड्यू टू विटामिन बी एंड डी डेफिशिएंसी, बट येस, जैसे बाकी चीज़ें इंपॉर्टेंट है वैसे ही न्यूट्रिएंट्स इंपॉर्टेंट है। एंड इफ़ यू आर कंसल्टिंग अ डॉक्टर, ऑब्वियसली अगर उसको लगेगा कि येस मेरे को ये एरिया भी कवर करना है, कहीं मेरा पेशेंट इस चीज़ में डेफिशिएंट तो नहीं है, तो ही विल गेट यू चेक्ड एंड जितना नेसेसरी होगा ही विल गिव यू इन दैट अमाउंट दैट सप्लीमेंट। ओके सर, मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन है कि विटामिन्स डी और विटामिन्स लेवल और एंजाइटी एक दूसरे से कनेक्ट होती है, एंड एंजाइटी क्या आपके विटामिन्स लेवल को ख़त्म कर सकती है या कम कर सकती है? खत्म नहीं कर सकती, कम कर सकती है एंड अप टू एन एक्सटेंट लाइक से 30%। ओके, We have few vitamins also which have proven role to reduce anxiety and depression. But yes, they are only add on to the main treatment, not your treatment. And they can help you but not cure you. माय क्वेश्चन इज़ लाइक दैट कि मेरे को सीवियर एंजाइटी है Hmm. फॉर एग्जांपल, तो जो मेरे विटामिन्स डी का जो लेवल है, Hmm. आई कैन से इट इज़ 100, तो क्या ये सीवियर एंजाइटी उसको रिड्यूस करेगी? दिस इज़ आई वांट टू आस्क। Severe anxiety basically makes your body overwork. ओवरवर्क। ओवरवर्क एंजाइटी मीन्स कि आपकी बॉडी ने बीएमआर बढ़ा दिया, जो हमारा बेसिक मेटाबॉलिज्म रेट होता है बॉडी का, उसको बढ़ा दिया। तो जितने बॉडी में न्यूट्रिएंट्स हैं एंड अदर थिंग्स हैं, दे ट्राई टू मतलब गो डाउन। सो यस, फॉर दैट वी नीड टू रिप्लेनिश दोज मिनरल्स, दोज वाइटामिन, ताकि हमारा एक नॉर्मल लेवल बॉडी में बना रहे एंड हमारी एंजाइटी टू एन एक्सटेंट कंट्रोल रहे। वेरी गुड थिंग सर, आपने विटामिन्स की इंपॉर्टेंस और एंजाइटी से उसको रिलेट किया। मैं अब कुछ बेसिक चीज़ों पे जाना चाहता हूँ, जो मिलेनियल से भी रिलेट करते हैं, जेन ज़ी से भी रिलेट करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि रिलेशनशिप स्ट्रगल क्या है आज की डेट में? रिलेशनशिप स्ट्रगल सबके साथ, एवरी रिलेशनशिप इज अ स्ट्रगल, बिकॉज टाइम इश्यूज भी रहते हैं, ट्रस्ट इश्यूज भी रहते हैं। इट इज़ विद एवरीवन। द ओनली थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि हाउ वी कोप अप विद ईच अदर। रिलेशनशिप इशू है, लड़ाई होनी होनी है, पर लड़ाई से ज़्यादा हम उसको कितना पार्ट ऑफ डिस्कशन बनाते हैं और उसको कितनी जल्दी सॉल्व करते हैं, दैट्स इज आवर इम्पॉर्टेंट थिंग। अब रिलेशनशिप इशू है तो उसके साथ आया ट्रस्ट इशू। बिल्कुल। ट्रस्ट होना एक आपका इनर फीलिंग है, एंड ट्रस्ट होना ये नहीं कहता कि आप अपना फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पासवर्ड शेयर कर दो। ट्रस्ट एक फीलिंग है जो विद कॉन्फिडेंस विद टाइम आती है। आप उसको एक पासवर्ड शेयरिंग से बैलेंस नहीं कर सकते। मैं एक नॉर्मली रिलेशनशिप में एक बॉय की बात करता हूँ पहले। ही गॉट सो पॉसेसिव, ही वांट्स टू नो अबाउट मोर एंड मोर अबाउट हिज गर्ल। तो पॉसेसिवनेस कैसे बैलेंस हो सकती है ताकि दोनों में एक पर्सनल स्पेस बना रहे? लड़के को क्या करना चाहिए? लड़के को पहले एक डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए कि अंडरलाइन कहीं उसको एंजाइटी तो नहीं है। Why is he getting so much involved? Why is he not giving the other person her space, her time to react and everything? हम्म, Because sometimes anxiety can make you overwhelmed, कि आप हर चीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हो, एंड वही चीज़ सामने वाले को बॉदर करती है। इन्वॉल्वमेंट अच्छा है बट ओवर इन्वॉल्वमेंट किसी चीज़ में अच्छा नहीं है। अगर मैं यहीं लड़कियों की बात करूँ तो लड़कियों को ट्रस्ट इशू हो जाते हैं, खासकर जहाँ पर लड़का वर्किंग है, बिकॉज वो टाइम नहीं दे पाता, फैमिली को भी टाइम देना होता है। तो उस लड़की के लिए आप क्या एडवाइस करोगे? बात करो, टॉक ओवर इट, ओके। डिस्कशन करो। जब तक आप डिस्कस नहीं करोगे, दैट इज ओनली योर assumption। कुछ फाइनलाइज नहीं है कि ऐसा है कि नहीं है, बट येस यू नीड टू टॉक ओवर इट, यू नीड टू लिसन टू द अदर पर्सन। सिर्फ वो आपका थॉट है, सामने वाले की क्लैरिटी तो समझो कि वाई आर यू नॉट थिंकिंग लाइक ही इज थिंकिंग, कि क्या है। तो जब तक आप नहीं समझोगे तब तक वो चीज़ कभी सॉल्व नहीं हो पाएगी। इट विल ऑलवेज रिमेन एज अ फाइट एंड अ मैटर ऑफ डाउट विद यू। मैंने ये रिलेशनशिप स्ट्रगल उनके बारे में पूछा जहाँ पर दे आर इनटू अ नॉर्मल रिलेशनशिप, दे आर नॉट मैरिड। अब एक मैरिज रिलेशनशिप पे आते हैं। फैमिलीज़ न्यूक्लियर हो गई है, तो दोनों एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाते क्योंकि दोनों वर्किंग है। वहाँ बैलेंस कैसे करें ताकि रिलेशनशिप मैरिज जो है वो सस्टेन रहे, कंटिन्यू रहे? टाइम नहीं दे पाते तो कुछ नहीं हो पाएगा। टाइम देना बहुत ज़रूरी है। अब आप किस टाइम देते हो, कितना देते हो, क्या डिस्कस करते हो, वो हर चीज़ मैटर करती है, बट येस टाइम देना है।
पर्टिकुलरली यही चीज़ मतलब कैसे मेंटेन एज़ अ एडवाइज़र, एज़ अ कंसल्टेंट आप कैसे बोलेंगे? अगर आप ये एडवाइस मेरे को देना चाहेंगे कि भई मैं अपना टाइम अपनी वाइफ़ और बच्चे के लिए कैसे निकालूँ? निकालना पड़ेगा। बच्चे आपके हैं, वाइफ़ आपकी है, उनके लिए टाइम नहीं निकालोगे तो आप सारा दिन अगर काम करते रहोगे, तो हाउ विल यू मैनेज योर पर्सनल लाइफ़? जितनी आपकी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ इम्पोर्टेंट है, उतनी आपकी पर्सनल लाइफ़ इम्पोर्टेंट है। आपको कोई नहीं कह रहा कि आप घर पे 2-2 घंटे दो। इवन योर 10 मिनट्स कैन मैटर टू योर फैमिली। वो 10 मिनट भी आपके बच्चे के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकते हैं कि हाँ, मेरे पापा ने मेरे को टाइम दिया। एंड वी कैन ऐड सैटरडे, संडे फुल डे विद फैमिली? डे ऑफ एज़ पर योर शेड्यूल होना चाहिए। सैटरडे, संडे अगेन जहाँ आप नॉर्मल वीकडेज़ में कहो तो मिनिमम 10 मिनट देते हो, आधा घंटा देते हो, 1 घंटा देते हो। बट येस, टू अ लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन ऑफ दैट चाइल्ड योर वाइफ, हमारे को एक आधा दिन ऐसा देना पड़ेगा जिसमें हम उनको ध्यान रख सकें या अपना केयर उनकी तरफ शो कर सकें कि येस, आई एम ऑल्सो देयर विद योर फैमिली। सर, वेरी गुड आंसर सर। सर, मैं अब एक वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन करने के लिए आपसे चाहूँगा कि आप कुछ एडवाइस दो, खासकर प्रोफेशनल्स को, है ना? दोनों की साइड से हस्बैंड या वाइफ है कि वर्क लाइफ बैलेंस कैसे करें? एंड आई हैव आल्सो हर्ड फ्रॉम सम ऑफ द सीईओज़ देयर इज़ नथिंग लाइक वर्क लाइफ बैलेंस व्हिच आई टोटली डिसएग्री। तो आप कुछ जितना वर्क इम्पोर्टेंट है, पर्सनल लाइफ इम्पोर्टेंट है। पर्सनल लाइफ, पर्सनल स्पेस, येस, एवरीथिंग इज़ इम्पोर्टेंट। लाइफ इज़ ऑलरेडी रनिंग एट वेरी फास्ट पेस। आपके पास अपने लिए टाइम नहीं है और फैमिली आपकी अपनी है, बच्चे आपके अपने हैं एंड जब तक आप उनको टाइम नहीं दोगे, सो आई डोंट थिंक कि आपका वर्क लाइफ बैलेंस कभी मेंटेन हो सकता है। सो पर्सनल टाइम, पर्सनल स्पेस, वो पर्सनल बच्चों के लिए हर चीज़ ज़रूरी है। सर, ठीक है, इश्यू आइडेंटिफाई हो गया, मेंटल हेल्थ इश्यू है, एंग्जायटी, डिप्रेशन, एनीथिंग। बट पेशेंट डरता है डॉक्टर के पास, एक साइकियाट्रिस्ट के पास आने में। व्हाट टू डू? डर जायज़ है एंड ठीक है, उसको डर लग रहा है बिकॉज़ ये जो साइकियाट्रिस्ट का फ़ियर है ना, ये हमारे सिस्टम का दिया हुआ है। सिस्टम ने कह दिया कि साइकियाट्रिस्ट के पास जा रहे हो तो मतलब तुम पागल हो। यस। ये एक चीज़ हमारे माइंड में बैठी हुई है। दे डोंट अंडरस्टैंड कि साइकियाट्रिस्ट के पास जाना इज़ नॉट ओनली फॉर पागलपन, इट कैन बी ड्यू टू सेवरल अदर इश्यूज़। किसी को एंग्ज़ायटी है, किसी को डिप्रेशन है, क्या आप उसको पागल कहते हो? नहीं। देयर कैन बी न्यूमरस इश्यूज़ व्हिच अ साइकियाट्रिस्ट कैन हैंडल एंड इट्स नॉट ओनली पागलपन। तो इट मीन्स साइकियाट्रिस्ट इज़ अ नॉर्मल डॉक्टर लाइक अदर डॉक्टर। साइकियाट्रिस्ट इज़ अ नॉर्मल डॉक्टर, साइकियाट्रिस्ट आपको मेडिसिन्स प्रिस्क्राइब करते हैं उसी तरीके से जैसे आप बीपी की या शुगर की मेडिसिन लेते हैं एंड साइकियाट्रिस्ट के पास जाना भी बिल्कुल नॉर्मल है और ना कोई मेडिसिन से कोई बहुत इश्यू होता है, ना कुछ और प्रॉब्लम होती है। एंड लोग अभी कंफ्यूज हो जाते हैं साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट में। तो किसके पास जाए और दोनों में अंतर क्या है? Psychiatrist and psychologist basically both are trained mental health professionals. Psychologists are trained in field of therapies and counseling. They are not doctors. They can counsel you, they can give you therapies, but they will not give you medications. Psychiatrists are basically trained mental health expert who can prescribe you medicines along with other things. सर, लोगों का कहना है कि साइकियाट्रिस्ट नींद की दवाइयाँ देते हैं। व्हाट डू यू से? This is basically due to lack of knowledge in field of mental health and psychiatry. जो साइकियाट्री मेडिसिन्स हैं, चाहे वो एंजाइटी की हों, चाहे डिप्रेशन की हों, वो सामने वाले के लिए सभी कुछ नींद की दवाई है। आप अगर एक उसको एंटी डिप्रेसिव पिल भी लिख दोगे, तो उसके लिए वो नींद की दवाई है। एंड सेम एटीट्यूड होता है एक आपके फैमिली मेंबर का, एक आपके नियर बाय या किसी डॉक्टर का एंड थर्ड केमिस्ट का। तीनों का रोल यही होता है कि वो आपको काउंसल करके और ये आपको बिलीव करा देते हैं कि जो साइकियाट्रिस्ट ने दिया है ये नींद की दवाई है बस। तो इट मीन्स वो सिर्फ नींद की दवाइयाँ नहीं होती। नींद की दवाइयाँ नहीं होती। हाँ, कुछ दवाइयों से नींद आ सकती है, कुछ दवाइयों से नींद आती भी है। तो अगर कुछ ऐसा कंसर्न है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करो, वो चीज़ रिज़ॉल्व हो सकती है। एंड ऑब्वियसली डिप्रेशन और एंजाइटी में स्लीप इश्यूज रहते ही रहते हैं, तो यस वी हैव टू समटाइम्स गिव स्लीपिंग पिल्स आल्सो, बट वो जो चलती है वो इनिशियली 4 वीक्स 6 वीक्स तक चलती है एंड व्हेन योर थिंग्स आर अंडर कंट्रोल तो वो चीज़ हटा ली जाती है या एसओएस बेसिस या जब ज़रूरत हो तब दी जाती है।
ये बेसिक सा क्वेश्चन इसमें कि क्या इन मेडिसिन्स की आदत लग जाती है? आदत तब लगेगी जब आप बिना एक गाइडेंस से मेडिसिन्स लोगे। मेरे पास बहुत पेशेंट्स हैं जो मैंने उनको एक ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब किया, उसमें हमने 4 मेडिसिन्स लिखी, एंटी डिप्रेसिव पिल लिखी, एंटी एंग्ज़ायटी लिखी, ऑब्वियसली उसमें हमने एक इनिशियली स्टार्ट करने के लिए आपको एक स्लीपिंग के लिए भी लिखी। बट पेशेंट क्या करता है, सारी दवाई बंद करके ओवर द मंथ वो कहता है मैं ठीक हूँ, एंड वो सिर्फ लास्ट मेडिसिन जो नींद के लिए दी होती है उस पर डिपेंड हो जाता है, एंड वो लेता रहता है। फिर उसकी आदत लग जाती है, बिकॉज देर इज नो कंसल्टेशन विद द डॉक्टर। आप अपने केमिस्ट से कंसल्ट करके सिर्फ नींद की दवाई कंटिन्यू कर रहे हो। फिर धीरे धीरे क्या होता है, एंजाइटी तो आपकी ठीक नहीं होती, वो सिर्फ कुछ घंटे के लिए आराम आ जाता है, एंड फिर आप उसकी मेडिसिन की क्वांटिटी बढ़ा देते हो। 1 से 2 कर दी, 2 से 3 कर दी, एंड 6 महीने बाद आप फिर बोलते हो जी साइकियाट्रिस्ट से दवाई ली थी और हमें इसकी आदत पड़ गई। मैं एक बेसिक सी चीज़ में ऐड करना चाहूँगा कि जो पेशेंट आते हैं साइकियाट्रिस्ट के पास, डॉक्टर के पास, मैंने सुना है कि उनका ड्रॉप रेट भी ज़्यादा होता है। इट मीन्स वो मिडवे या तो डॉक्टर छोड़ देते हैं, दवाई छोड़ देते हैं। तो उनके लिए आप एक क्या सजेशन देना? देखो, जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाएँ तो एक ट्रस्ट और एक कॉन्फिडेंस से जाएँ। डॉक्टर चाहे कोई भी हो, वो कभी भी आपका बुरा नहीं चाहेगा या आपको कभी ज़्यादा मेडिसिन या ज़्यादा नींद की मेडिसिन नहीं प्रिस्क्राइब करेगा। ऑब्वियसली कुछ पेशेंट के ट्रस्ट इश्यूज़ रहते हैं विद डॉक्टर, वो नहीं शेयर कर पाते या डॉक्टर का एटीट्यूड नहीं पसंद आता, सो दे गो फॉर अदर डॉक्टर्स, दैट इज़ वेरी नॉर्मल, उसमें कोई हमें इश्यू नहीं बनाना उसका। जहाँ और जिस डॉक्टर के पास आपको कॉन्फिडेंस है, जहाँ आपको ट्रस्ट है कि हाँ, ये डॉक्टर मेरी बात समझ सकता है या मुझे ठीक कर सकता है, आप उनके पास जाओ। सर एट लास्ट क्वेश्चन, दैट इज़ वेरी लास्ट क्वेश्चन, मैं चाहूँगा कि हमारी ऑडियंस को आप कुछ पर्सनल एडवाइस करें, खासकर जो अभी तक साइंस को इग्नोर कर रहे हैं और अवॉइड कर रहे हैं। पर्सनली इंडियन ऑडियंस के लिए जहाँ पर 7 में से 1 पर्सन किसी न किसी मेंटल हेल्थ इश्यू का शिकार। मेंटल हेल्थ इश्यूज़ बहुत कॉमन है, एज़ कॉमन एज़ बीपी एंड शुगर। जितना प्रेवलेंट हमारी कंट्री में ये 2 चीज़ें हैं, उतने ही मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स हैं। द ओनली थिंग इज़ कि वी नीड टू आइडेंटिफाई कि मुझे डिप्रेशन है या मुझे एंग्ज़ायटी है। दैट इज़ द ओनली थिंग। इससे ज़्यादा कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। जितनी जल्दी हम आइडेंटिफाई करेंगे, जितनी जल्दी हम ट्रीटमेंट लेंगे, उतने ही हमें बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे, एंड येस, वो चीज़ आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग स्टेप भी हो सकती है। आप खुद नोट करोगे कि मेरी लाइफ कितनी चेंज हो गई जस्ट बाय दिस सिंपल कंसल्टेशन टू अ साइकियाट्रिस्ट। ओके सर। सर थैंक यू फॉर answering so much basic and simple question in the field of mental health issues. सो आज हमने डॉक्टर अंगद जी से जाना कि ये मेंटल हेल्थ इश्यूज़ क्या होते हैं बड़ा बेसिकली, और इनके रिगार्डिंग हमें डॉक्टर के पास कब विज़िट करना चाहिए। कुछ सेल्फ केयर डेली टिप्स भी पूछे जो आप घर पे ट्राई कर सकते हो। तो एट लास्ट मैं यही कहना चाहूँगा कि दीज़ इश्यूज़ आर वेरी कॉमन अमंग इंडियंस। विज़िट द डॉक्टर, ट्रस्ट द डॉक्टर एंड ट्रीट दैट डॉक्टर लाइक अदर नॉर्मल डॉक्टर्स। ओके? एंड जब भी आपको ये साइन्स दिखे और खासकर जब ये आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ को अफेक्ट करने लगे, आपकी ग्रोथ में ऑब्स्टेकल बन जाए, तो आप डॉक्टर से ज़रूर विज़िट करिए, डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करिए। सो थैंक यू गाइस एंड रिमेंबर गीत केयर्स। सो कभी भी आपको कोई ऐसे इश्यूज़ आते हैं, डॉक्टर के पास जाइए, हमसे डिस्कस करिए एंड यू विल सी द चेंजेस इन योरसेल्फ। जब एक इश्यू रिज़ॉल्व होता है इस तरीके का, तो आप चेंजेस देखते हो। इट्स नॉट लाइक कि ये आपको नींद अच्छी देगा, इट्स लाइक कि आपको स्लीप अच्छी आएगी, इट्स लाइक कि आपका रिलेशनशिप जो बिखर रहा था वो सुधर जाएगा, इट्स लाइक आपकी लाइफ जो बिखर रही थी वो सुधर जाएगी, आपके कम्युनिकेशन स्किल बहुत बेटर हो जाएँगे। आपके जो ड्रीम्स है, गोल्स है, वो आपको बिल्कुल सिंपली दिखाई देने लगेंगे दैट यू कैन अचीव दैट। थैंक यू गाइस। एंड अगर फिर भी आपको लगे, वी ट्राई टू बेसिकली सॉल्व योर क्वेरीज टू अ वेरी बेसिक लेवल। अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई मेंटल हेल्थ से रिलेटेड क्वेरी है या आप उसका आंसर चाहते हो, तो आप प्लीज़ कमेंट करो, विल ट्राई टू आंसर योर क्वेरी। थैंक यू।